तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन साथ ही इस मसले के हल को भी तलाश किया गया है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन है, जो कि इस मसले को बिल्कुल खत्म करने की बाकायदा ताकत रखता है। मार्च 2022 में नितिन गार्सिया ने पूरी हिंदुस्तानी कौम को मुकम्मल हैरत में डाल दिया जब वो हाइड्रोजन से चलने वाली कार में पार्लियामेंट पहुंचे, जिसका ट्विटर पर बाकायदा तबसरा किया गया और सबको ये वाजिया था कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत थी। हिंदुस्तानी अवाम के लिए इशारा था कि हाइड्रोजन ईंधन ही इस मसले का हल और कौम का मुस्तकबिल है, क्योंकि न सिर्फ हिंदुस्तानी हुकूमत बल्कि मिस्टर मुकेश अंबानी भी ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में सरमायाकारी कर रहे हैं और एक महतात अंदाज के मुताबिक अडानी ग्रुप में इसमें $70 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है ताकि सस्ती से सस्ती एनर्जी पैदा की जाए। और न सिर्फ ये बल्कि टाटास ग्रुप पहले ही हाइड्रोजन बसें बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के लिए। तो सवाल यह है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन आखिर है क्या और ये कैसे लिथियम आयन बैटरीज, जो कि पहले से ही बहुत कसीर तादाद में है, कैसे इसकी जगह ले ली। और एक इन्वेस्टर को भी इसके नफा नुकसान को भी मद्देनजर रखना होगा इससे पहले कि वो इसमें अपनी सरमायाकारी करे। लिहाजा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया आखिर रिन्यूएबल एनर्जी को लेके इस कदर परेशान क्यों है। अब इसके 3 सबसे बुनियादी वजूहात, जैसा कि इंडिया तेल के लिए मिडिल ईस्ट पर इन्हिसार करता है, जो कि जोग्राफिया कशीदगियों की वजह से काफी हद तक कम होता जा रहा है। दूसरी बात यह कि आलमी रहनुमाओं ने भी इस बात का एहसास किया कि मौसमियाती तब्दीली हकीकी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और 193 दूसरी कौमों ने पेरिस पैक्ट माहदे पर दस्तखत किए, जिसमें भारत का हदफ था कि वो 2030 से पहले 50% तक ग्रीन हाउस एमिशंस पर काबू पा लेगा। और आखिरी और सबसे अहम वजह यह है कि इंडिया की 3 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज बल्कि आलमी दुनिया के पास बजाते खुद काबिल तजदीद तवानाई का मुतबादल नहीं है, और इन इंडस्ट्रीज में स्टील और ट्रांसपोर्टेशन और केमिकल की इंडस्ट्रीज इनमें शामिल है। तो वाजिया रहे कि मौजूदा रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज इन इंडस्ट्रीज को रन आउट करने के लिए नाकाफी हैं, जो कि इन इंडस्ट्रीज को बजाय नफा देने के बल्कि उल्टा नुकसान देंगे। इसलिए अगर तो नेट एक्सपोर्टर बनना है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो इसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एनर्जी है, जो कि न सिर्फ इन इंडस्ट्रीज को फायदा होगा बल्कि इससे हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करके बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पर काबू पा लिया जाएगा। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी आखिर है क्या। अब इस हाइड्रोजन एनर्जी को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले ग्रे हाइड्रोजन है, जो कि मीथेन कोल की तोड़ फोड़ से पैदा होता है, जो कि स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग के अमल से मुमकिन होता है। और इसके बाद ब्लू हाइड्रोजन है, जो कि दूसरे नंबर पर है, और ये भी ग्रे हाइड्रोजन की तरह ही है, लेकिन इसमें 95% तक कार्बन बाय प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ही अहम है। फिर इसके बाद आता है टर्कोइज हाइड्रोजन, जो कि पायरोलिसिस के प्रोसेस से मिलती है। और फिर हम आते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पर, जो कि ना ही मीथेन के ना ही कोल के इस्तेमाल से मिलती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की बदौलत ही हासिल होती है। और जिस अमल और प्रोसेस से ये हमें मिलती है, इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कहते हैं। और अब जैसा कि नाम ही से जाहिर है कि ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि बिल्कुल प्योर और साफ शक्ल है हाइड्रोजन की, अब यहाँ पर बहुत से लोगों की गलत फहमियां तो दूर हो जाएंगी कि हाइड्रोजन बजाते खुद एक एनर्जी है, जबकि ये एनर्जी कैरियर है और ना ही एनर्जी सोर्स है। तो अब अगर हम दरअसल ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को देखें, तो सबसे पहले सोलर पावर प्लांट, जो कि बिजली पैदा करते हैं और इसे इलेक्ट्रोलिसिस को कंडक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ही ये करंट पानी से गुजरता है, जो कि H2O है, और यही H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम हो जाता है, जिसके बाद फिर इस हाइड्रोजन को इकट्ठा किया जाता है और फिर इससे एनर्जी को डिसिपेट किया जाता है। तो अब ये वाजिया हुआ कि हाइड्रोजन दरअसल एनर्जी कैरियर है, ना कि बजाते खुद एक एनर्जी है। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास बहुत पहले से मौजूद है, तो अब हम क्यों ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, जबकि ये तो पिछले 15 साल से हमारे पास है। अब ये इसलिए ठीक है कि ये सब हमारे पास पहले से मौजूद था, लेकिन तब एनर्जी की प्रोडक्शन एनर्जी रिन्यूएबल के जरिए बहुत ही ज्यादा महंगी थी कि इसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन अब अगर आप इस फील्ड को और इसके ग्राफ को देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि पिछले 10 सालों में किस कदर बदल चुकी है और इसमें बहुत ही ज्यादा तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब अगर हम इसकी कीमतों में आने वाली तब्दीलियों को देखें, तो कोयले से बनने वाली बिजली की कीमत 2% कम हुई है, यानी ये $111 से $109 फी घंटा मेगावाट पर आ चुकी है, जबकि न्यूक्लियर से बनने वाली बिजली की कीमत तकरीबन 26% तक बढ़ चुकी है, यानी ये $123 से $155 फी घंटा मेगावाट पर आ चुकी है। ऑनशोर विंड की कीमत 135 से गिरकर 41 पर आ पहुंची है, यानी 70 तक की कमी वाक़या हुई है। इसके साथ साथ अब अगर हम सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली को देखें, तो ये $359 से सिर्फ महज $40 फी घंटा मेगावाट पर आ गई है, जो कि इंसानी तारीख में बहुत ही ज्यादा और बहुत ही वाजिया कमी है। इस कीमत में मजीद भी कमी की तवक्का की जा सकती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रोलिसिस एक काबिल अमल और आसान प्रोसेस
प्रयास है रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, जिससे बहुत सी रकम ही बचाई जा सकती है। तो अब ये इस सवाल का मुंह बोलता सबूत है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत क्यों है और ये कैसे इंडियन इकोनॉमी के मसाइल को हल करने में मावन होगी। अब अगर हम हिंदुस्तानी इंडस्ट्री को देखें तो ये सबसे अहम 3 बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही करामद और मावन साबित होगा, जिनमें स्टील, ट्रांसपोर्टेशन और केमिकल की इंडस्ट्रीज शामिल हैं। अब सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री को जेर बहस लाते हैं, जिसमें सबसे पहला और बुनियादी फैक्टर रेंज और वॉल्यूम का है। अब अगर आप ईवी को देखें एडवांस लिथियम आयन बैटरी के साथ, तो ये 400 से 500 किलोमीटर तक की रेंज को मुकम्मल कर सकती है, लेकिन इसके लिए गाड़ी में बहुत ज्यादा स्पेस का होना जरूरी है इन बैटरीज के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ फ्यूल सेल प्लस हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक गाड़ी में इसकी निस्बत तकरीबन 50% कम जगह घेरेगी, लेकिन अगले 5 सालों में एडवांसमेंट ऑफ हाइड्रोजन की मदद से बहुत ही कम जगह दरकार होगी, जिससे 480 से 500 किलोमीटर तक रेंज गाड़ी बासानी मुकम्मल कर लेगी जिसका मतलब है 4 गुना कम ऑक्यूपेंसी दरकार होगी एक ही रेंज के लिए लिथियम आयन वाली बैटरी की तरह। और दूसरा ये कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के पास इतनी एनर्जी और ताकत है कि वजन का तनासब 10 गुना ज्यादा होगा लिथियम आयन से। इसलिए आसान अल्फाज में अगर आप अपनी गाड़ी की एवरेज रेंज ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको हाइड्रोजन सेल्स इस्तेमाल करने होंगे बैटरी में बजाय लिथियम के, क्योंकि लिथियम आयन का वजन इस कदर ज्यादा होता है कि अगर इससे आप गाड़ी की रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बैटरी का साइज भी बड़ा करना होगा, जिसका मतलब है कि गाड़ी का वजन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मजीद पावर चाहिए होगी, जिसका मतलब है कि आपको मजीद लिथियम आयन बैटरी में डालने होंगे। जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन के साथ ये बहुत ही आसान होगा और बामुकाबला लिथियम आयन के कम कीमत में और कम जगह में ज्यादा फायदा देगा। और हमारे पास तीसरा फैक्टर है चार्जिंग टाइम का। अगर आप ईवीएस टेस्ला मॉडल को देखें तो ये बासानी 400 किलोमीटर तक की रेंज देती है, वो भी सिर्फ आधा घंटे की चार्जिंग से। और अगर ये एक एसी चार्जर हो तो ये 4 घंटे लगाएगी चार्ज होने में। लेकिन जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन फ्यूल एक हाइड्रोजन ईंधन है, यहाँ तक कि एक हुंडई ट्रक का जिसका पूरे 34 टन का वजन हो तो ये 400 किलोमीटर तक की रेंज सिर्फ 8 मिनट में चार्ज कर देगी। जबकि अगर मुसाफिर और पैसेंजर गाड़ी की बात की जाए तो ये इससे भी कम टाइम लेगी। इसलिए कमर्शियल गाड़ियों जैसा कि ट्रक और लोडिंग गाड़ियाँ, इन सब के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि सिर्फ 8 मिनट में आपको गाड़ी चार्ज मिलेगी, जो कि 400 किलोमीटर तक का सफर बासानी कर लेगी। क्योंकि अगर आप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को ग्राफ पर बनाकर एक नजर देखें तो आपको वेट वर्सेस माइलेज का वाजिया फर्क नजर आएगा और ये भी वाजिया हो जाएगा कि एवीएस सिर्फ 10 टन तक के वजन और 160 किलोमीटर के लिए मौजू है। और अगर आप हैवी यूटिलिटी व्हीकल्स को देखें जैसा कि फ्लीट्स और टैक्सीज, तो आप देखेंगे तो वाजिया होगा कि इनकी एवरेज रेंज के लिमिटेशन और चार्जिंग टाइम की वजह से बहुत हद तक मुश्किल है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर 150 किलोमीटर के लिए अपनी गाड़ी 4 घंटे तक रोक के रखे, इसके लिए मुमकिन नहीं। जबकि दूसरी बात आती है हाइड्रोजन सेल्स की, तो वो इतने पावरफुल और प्रोडक्टिव हैं कि इनकी एप्लीकेशंस ना सिर्फ बसों तक फैली हुई है, जो कि एक दिन में 200-400 किलोमीटर तक की रेंज के अलावा 50 और 80 टन के वजन के साथ, जो कि बसों का नॉर्मली होता है, मौजूद रहते हैं। इसके अलावा ट्रकों का वजन 50 से 80 टन और 100 से 130 टन के साथ 800 से 1000 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं। तो लिहाजा अब यही वजह है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स अब सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, बल्कि एक साल में मिलियंस ऑफ टन जो कि कार्बन की एमिशंस के होते हैं, इसका भी मुकम्मल खात्मा है। अब ये वाजिया रहा कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री किस कदर रेवोल्यूशनाइज हो चुकी है इस ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से। फिर इसके बाद हमारे पास शिपिंग और एविएशन इंडस्ट्री आती है, जिसके लिए हमें सिंथेटिक हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स की जरूरत होती है, जो कि मुमकिन नहीं इसके लिए, क्योंकि यह हकीकत से थोड़ा दूर है कि शिपिंग और एविएशन इंडस्ट्री को भी इसकी फराहमी मुमकिन हो सके। यही वजह है कि हाइड्रोजन सेल्स इंतहाई अहम है, क्योंकि ये हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए भी बासानी काम करते हैं कि इसकी एवरेज में रेंज में भी इजाफा होता है। अब आते हैं इंडिया की दूसरी अहम इंडस्ट्री की तरफ, जो कि है स्टील इंडस्ट्री, जिसके लिए हाइड्रोजन बहुत ही अहमियत का हामिल है और इंडिया को कार्बन बॉर्डर टैक्स को लेकर संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अहमियत और कीमत बहुत ही ज्यादा है, जो कि अब नेचुरली मिलना भी बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। इस कार्बन बॉर्डर टैक्स का आइडिया यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन पर लागू हो चुका है और इसे वहां से कॉपी किया जा सकता है, और यूरोप में काफी प्रोडक्ट्स पर इस टैक्स को लागू कर दिया गया है। इसलिए बहुत से दूसरे ममालिक को भी इसका खास ख्याल रखना होगा। मासवा इंडिया के मशरकी ममालिक को बहुत सी कंपनियों को इस डायरेक्शन में चलता नहीं देख सकते, जैसे कि इंडिया और चीन जैसे ममालिक इनमें शामिल हैं, जो कि कम माहौलियाती कवानीन होने की वजह से बहुत सस्ती प्रोडक्ट्स और गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। आसान अल्फाज में यूरोपीय यूनियन आप पर टैक्स लागू कर सकती है अगर आपकी गाड़ी की कार्बन एमिशंस एक हद से तजावज कर जाए, जो कि एक खास रकम के जरिए चार्ज किया जाएगा। इसलिए इंडिया को भी इस पर टैक्स लगाना होगा और अगर ये कार्बन की फुटप्रिंट को भी कम करना होगा, वरना यूरोपीय यूनियन
यूनियन में हिंदुस्तानी मसनूआत और प्रोडक्ट्स की लागत और कीमत बढ़ जाएगी, जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स इंडिया को कॉस्ट करेगा। और बीसीजी के मोहतात अंदाजे के मुताबिक 30% तक की लेवी लागू होगी कार्बन एमिशन पर, जो कि प्रोड्यूसर्स का 20% तक मुनाफा कम कर देंगे, जो कि नुकसान का बायस है बिजनेस के लिए। और ये भी तस्वर किया जा रहा है कि अब तक के लिए इंडिया को 30 से $40 फी बैरल चार्ज किया जाए। इंडिया, जो कि स्टील का दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है, इंडिया ने सिर्फ 2021 में 20.63 मिलियन टन स्टील इंपोर्ट और बरामद किया। और स्टील इंडिया के लिए और इसकी आलमी तिजारत के लिए एक सुपर पावर है, क्योंकि इंडिया इसे बरामद करके और इंपोर्ट करके कसीर ज़र मुबादला कमाता है। ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करना होगा। सोलर और विंड एनर्जी के इनकलाब से ही ये मुमकिन है, और इसलिए भी क्योंकि इसका खर्च और लागत बहुत ही कम है। इन सब इंडस्ट्रीज के अलावा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, सेमीकंडक्टर्स, ऑयल रिफाइनरी, ग्लास प्रोडक्शन की प्रोडक्शन में भी इसके बहुत इस्तेमालात हैं। यही वजह है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन न सिर्फ इंडिया बल्कि कर्रा अर्ज पर मौजूद तमाम ममालिक में बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, और तमाम ममालिक को अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल करना होगा ताकि कम लागत और खर्च से ज्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल को भी साफ और क्लीन किया जा सके कार्बन की एमिशन से भी। अब आते हैं इस ग्रीन हाइड्रोजन के इफेक्ट्स और थोड़े नुकसानात की तरफ, क्योंकि हर चीज के कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स तो होते हैं। तो क्या आप एक इन्वेस्टर होते हुए अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर देंगे बजाय इसके इफेक्ट्स कुछ जाने, क्योंकि बाद में आपको कुछ मुश्किलात का सामना भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको पूरी जानकारी और जांच पड़ताल के साथ इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। अब लोग अपनी फैमिली से, दोस्तों से और चंद जानने वालों से बात और मशवरात के बाद पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जबकि बहुत ज्यादा और करामद ऑप्शंस होने के बावजूद वो इन्हें इस्तेमाल में नहीं लाते। अब जैसा कि ग्रीन हाइड्रोजन की लागत और कीमत काबिल बर्दाश्त है, लेकिन आने वाले 5 सालों में इसकी कीमत ट्रांसपोर्टेशन और स्टील इंडस्ट्री में इसकी कीमत 500 फी किलो होने वाली है, और ग्रे हाइड्रोजन की कीमत महज 150 फी किलो रह जाएगी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है आने वाले वक्तों में हाइड्रोजन की मांग और डिमांड में कसीर इजाफा होने वाला है। और दूसरा, बिल्कुल लिथियम बैटरीज की तरह हमें लिथियम और कोबाल्ट को इस्तेमाल करना होगा, जो कि बासानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की एक्सट्रैक्शन से मिल जाते हैं, जो कि बजाते खुद बहुत कीमती और महंगे मेटल्स हैं। तो लिहाजा हम बहुत जल्द ऐसे मेटल्स और अलाइज से दो चार हो जाएंगे जो इस ग्रीन हाइड्रोजन सेल्स का नेमल बदल होंगे और माहौल दोस्त होंगे, यानी माहौल को आलूदा नहीं करेंगे। इसलिए इस पर और आने वाले इनकलाब में नजर रखना बहुत जरूरी है। तीसरा ये कि हाइड्रोजन सेल्स की स्टोरेशन और इनका जखीरा करना भी एक बहुत बड़ा मसला है। और आखिरी और सबसे अहम बात, जिसे हम हाइड्रोजन राउंड ट्रिप कहते हैं, जो कि बहुत ही अहम है, जो कि 40 से 50% तक बाकी रह गया है। मिसाल के तौर पर 100 जॉल्स की एनर्जी पर आपको सिर्फ और सिर्फ 50% मिलेगी, बाकी की दौरान प्रोसेस में ही कहीं पूरी हो जाएगी। इसलिए इस सेक्टर को भी सही इंपोर्ट करने की जरूरत है, और हुकूमत के साथ साथ इंडियन टाइकून्स को भी इस पर नजर रखनी होगी, जो कि इन्हीं के बिजनेस के लिए कारआमद हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये केस स्टडीज पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।